हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे HIV एड्स। सबसे पहले अपन HIV वायरस के बारे में बात कर लेते हैं। तो HIV वायरस जो होता है ये एक तरह का रेट्रो वायरस होता है। क्या होता है? एक तरह का रेट्रो वायरस होता है। अब ये जो HIV वायरस होता है इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ये वायरस करता क्या है? तो ये वायरस हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है या वीक कर देता है। वीक मतलब कमज़ोर कर देता है। ओके, तो HIV वायरस जो होता है ये एक तरह का रेट्रो वायरस होता है जो क्या करता है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डैमेज या वीक कर देता है। नेक्स्ट वन बात आती है कि जो ये HIV वायरस होता है कैसे ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन। तो ये ट्रांसमिट होता है थ्रू सेक्सुअली। ओके, HIV वायरस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। अब इसके अलावा और भी वेज होते हैं जिसके थ्रू ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, लाइक किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाने से। मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को HIV इन्फेक्शन है और उसका ब्लड किसी नॉर्मल पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए थ्रू लाइक शेयरिंग नीडल्स, सिरिंजेस वगैरह, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू अगर कांटेक्ट में आ जाए तो इस तरह से भी HIV वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा मदर टू चाइल्ड भी ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, तो ये कुछ रास्ते होते हैं या वेज होते हैं जिसके थ्रू HIV वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है, लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, इन्फेक्टेड ब्लड के कांटेक्ट में आने से ट्रांसमिट होता है, और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट भी हो सकता है। कब कब हो सकता है? प्रेगनेंसी के टाइम, लेबर के टाइम एंड ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं एड्स की कि एड्स क्या होता है। तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की हमेशा बात याद रखना ये कि एड्स की जो कंडीशन होती है ज़रूरी नहीं है कि ये हर HIV वाले पेशेंट में रहे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग होते हैं जिनको HIV वायरस का इन्फेक्शन होता है ज़रूरी नहीं है कि सभी में एड्स पाया जाए। ओके, एड्स जो होता है ये HIV वायरस की लेट स्टेज होती है। कहने का मतलब ये है कि एड्स HIV वाले पेशेंट में कई सालों बाद देखने को मिलता है। ओके, अब ये कब देखने को मिलता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो HIV वायरस होता है ये क्या करता है, हमारी बॉडी में आने के बाद CD4 जो सेल्स होती है, इम्यून सेल्स होती है, CD4 सेल्स, इन सेल्स को ये किल करने का काम करता है। जनरली CD4 सेल्स का जो काउंट होता है हमारी बॉडी में ये होता है 500 से 1600 पर क्यूबिक mm के अंदर। ओके, बट अगर इन CD4 सेल्स का काउंट 200 पर क्यूबिक mm के नीचे चला जाए तो उस पर्सन को एड्स की कंडीशन डेवलप होती है। जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया था कि जिन लोगों को HIV होता है उन सभी को एड्स नहीं होता है, बट एड्स जो है HIV इन्फेक्शन की लेट स्टेज होती है, यानी कई सालों बाद डेवलप होती है। और कब डेवलप होगी? जब CD4 सेल्स का काउंट कितना हो जाए, 200 से कम हो जाए, तब HIV वाले पर्सन में एड्स डेवलप होगा। ओके, क्लियर हो गया? तो ये बात हो गई इसके इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं अपन इसकी कोजेस की। तो जो HIV वायरस होता है ये ट्रांसफ़र हुआ था चिंपांजीज़ के थ्रू। चिंपांजीज़ जो थे अफ्रीका से HIV वायरस आया है, और किन के थ्रू आया है? अफ्रीकन चिंपांजीज़ के थ्रू। साइंटिस्ट का ये मानना है कि चिंपांजीज़ में एक वायरस पाया जाता था, सीमियन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये वायरस जो है ह्यूमंस में आ गया। कैसे आया? जब लोगों ने, अफ्रीका के लोगों ने चिंपांजीज़ का मीट खाया तो ये जो सीमियन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस था ये चिंपांजी से कहाँ आ गया? ह्यूमंस के अंदर।
देन क्या हुआ कि ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर इस वायरस के आने के बाद ये वायरस म्यूटेट हो गया। क्या हो गया? म्यूटेट हो गया और कन्वर्ट हो गया HIV वायरस में। ओके, तो ये वायरस कहाँ से आया है? अफ्रीका से आया है, अफ्रीका के चिंपांजी से। चिंपांजीज का मीट खाया लोगों ने तो उनसे ट्रांसफ़र हुआ, और ट्रांसफ़र होने के बाद ये म्यूटेट हो गया किसमें? HIV में। ओके, और ये कब हुआ था? 1920 के आसपास। नेक्स्ट वन बात आती है कि जो साइंटिस्ट है इन्होंने सबसे पहले HIV वायरस जो है ह्यूमन के ब्लड सैंपल में कब पाया गया था? 1959 में, यानी 1959 में पहली बार एक इंसान के ब्लड में HIV वायरस मिला था। ओके, तो ये इस तरह से जो है वायरस जानवरों से या एनिमल से ह्यूमन पॉपुलेशन में ट्रांसफ़र हुआ है। नेक्स्ट वन अब बात कर लेते हैं कि HIV ट्रांसमिशन की, कि HIV किस किस वे से ट्रांसमिट हो सकता है। तो HIV वायरस कुछ बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है, लाइक ब्लड के थ्रू हो सकता है, सीमन, वेजाइनल, रेक्टल फ्लूइड्स एंड ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ये जो है ट्रांसफ़र हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट वन थिंग आती है कि पर्सन टू पर्सन कैसे HIV वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकता है थ्रू वेजाइनल और ओरल सेक्स। नेक्स्ट वन है शेयरिंग नीडल्स और सिरिंजेस। थर्ड वन है शेयरिंग टैटू इक्विपमेंट विदाउट स्टरलाइजिंग। शेयरिंग टैटू, जो टैटू वगैरह बनवाते हैं उनके लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, अगर मान लो एक पर्सन को HIV था, उसके टैटू बनवाया और उसको सही से स्टरलाइज नहीं किया गया और वही इक्विपमेंट से किसी अदर पर्सन को टैटू बना दिया, तो क्या होता है कि टैटू जब बनाते हैं तो स्किन में जो है ब्लड निकलता है, स्किन के वो कांटेक्ट में आता है, तो उससे भी जो है HIV वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन कंडीशन आ सकती है लाइक ड्यूरिंग लेबर और डिलीवरी। मदर टू चाइल्ड भी ट्रांसफ़र हो सकता है। कैसे होगा? डिलीवरी के टाइम। और नेक्स्ट वन है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। ब्रेस्ट फीडिंग या ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी मदर टू चाइल्ड जो है HIV वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन थिंग आती है कि HIV वायरस किन किन वेज के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो यहाँ पे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र नहीं होता। अगर कोई इंजरी वगैरह नहीं है, नॉर्मल स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हो रहा है तो उससे ट्रांसफ़र नहीं होगा। किसी HIV वाले पर्सन को हग करने से, उसके साथ हाथ शेकिंग करने से, हाथ मिलाने से भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। हवा और पानी से भी HIV वायरस नहीं फैलता है। इसके अलावा जो HIV वाला पेशेंट है उससे फूड और ड्रिंक शेयर करने से भी HIV वायरस नहीं फैलता। इसके अलावा मॉस्किटोज़ और अदर इंसेक्ट्स के थ्रू भी जो है HIV वायरस नहीं फैलता है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जिनके थ्रू वायरस जो है नहीं फैल सकता है। ओके, बाकी ऊपर जो मैंने आपको बताया उन वेज के थ्रू जो है HIV वायरस फैलता है। ओके, नेक्स्ट वन अब बात कर लेते हैं अपन इसके बाद इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, क्या मैकेनिज्म होती है यहाँ पे और ये वायरस कैसे ग्रो करता है पर्सन की बॉडी में। तो जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू ये वायरस एक पर्सन की बॉडी में एंटर करता है, एंटर करने के बाद क्या होता है, ये HIV वायरस CD4 सेल्स से जाके अटैच हो जाता है, यानी उनसे चिपक जाता है। नेक्स्ट वन क्या होता है कि ये HIV वायरस जब CD4 सेल से चिपक जाता है या उनमें एंटर कर जाता है, देन ये वायरस एक एंजाइम को एनकोड करता है या एक एंजाइम का यूज़ करता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम RNA से DNA बनाने का काम करता है। ओके, तो जो HIV है ये भी एक क्या है, RNA वायरस है। तो ये HIV क्या कर रहा है, अब इस एंजाइम को एनकोड कर रहा है, इसको कह रहा है कि आप हमारे RNA को DNA में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो अब ये एंजाइम क्या करेगा, HIV के RNA को DNA में कन्वर्ट कर देगा या ट्रांसक्रिप्ट कर देगा। अब जैसे ही HIV का RNA DNA में कन्वर्ट होगा, ये DNA कहाँ चला जाएगा, CD4 सेल्स के DNA में एंटर कर जाएगा। और जैसे ये CD4 सेल्स के DNA में एंटर करेगा तो ये
उस CD4 सेल्स के जेनेटिक मटेरियल के थ्रू रिप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हो? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने क्या करा, HIV वायरस के RNA को DNA में कन्वर्ट कर दिया। देन ये HIV का DNA कहाँ एंटर हो गया, CD4 सेल्स के जेनेटिक मटेरियल में या DNA में। और जैसे ही अंदर एंटर हुआ इसने रिप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो अब क्या होगा कि नए वायरस ग्रोथ बनती जाएगी, यानी वायरस का रिप्लिकेशन होता जाएगा, नए वायरस बनते जाएंगे। दूसरा, जिन CD4 सेल्स में ये प्रेजेंट है उनका डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा और CD4 सेल्स का काउंट कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से HIV इन्फेक्शन डेवलप होता है किसी भी पर्सन में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैंने बात कर लेते हैं अपन इसके सिम्टम्स की। तो यहाँ पे जो HIV एड्स के सिम्टम्स होते हैं ये कुछ फेजेज़ में देखने को मिलते हैं या स्टेजेस में देखने को मिलते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन फेज़ आती है प्राइमरी इन्फेक्शन या एक्यूट HIV फेज़। ये फेज़ कब देखने को मिलती है या कब स्टार्ट होती है, HIV वायरस के बॉडी में इंसर्ट होने के 2 से 4 हफ्तों के बाद में। अब इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो इसमें कॉमन साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। लाइक फीवर रहेगा पर्सन को, हेडेक की शिकायत रहेगी, मसल एक होगा यानी मसल्स में दर्द होगा, रेशेज़ रहेंगे, स्किन पे रेशेज़ बन जाएंगे, चकत्ते वगैरह, सोर थ्रोट रहेगा यानी गले में खराश रहेगी, पेनफुल माउथ सोर्स देखने को मिल सकते हैं यानी पर्सन के जो मुंह के अंदर या माउथ के अंदर छाले हो जाएंगे, डायरिया कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, वेट लॉस देखने को मिलेगा। वेट लॉस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि HIV वायरस क्या करता है, जो भी हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, जो हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको ये HIV वायरस सप्रेस कर देता है। क्या कर देता है, कम कर देता है। और ये अगर सप्रेस होते हैं तो क्या होता है कि पर्सन को भूख नहीं लगती, और भूख नहीं लगती है तो वेट लॉस होगा। ओके, इसके अलावा पर्सन में कफ भी देखने को मिल सकता है, खांसी वगैरह, एंड नाइट स्वेट्स भी हो सकते हैं यानी रात में पसीना आना। नेक्स्ट वन इसके बाद फेज़ आती है सेकंड फेज़, क्लिनिकल सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन। अब इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो इसमें फीवर रहेगा पर्सन को, फेटिगनेस रहेगी, थकान रहेगी बहुत ज़्यादा क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं खा रहा है। इसके अलावा ओरल थ्रश देखने को मिलेगा जो कि कैंडिडियासिस के द्वारा होता है। इसमें पर्सन के मुंह में जो या टंग के ऊपर जो छाले वगैरह हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इसके अलावा सिंजेल्स भी देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होता है कि पर्सन का जो एब्डोमिनल एरिया होता है, जो एक्जिला के नीचे वाला पार्ट होता है, यहाँ पे ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब ये सब जो मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि HIV वायरस क्या कर रहा है, इम्यूनिटी को कम कर रहा है। और इम्यूनिटी जैसे ही कम होगी तो ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक फंगस जो है कैंडिडियासिस, ये नॉर्मली जो है माउथ में रहती है, बट अगर इम्यूनिटी कम होगी तो ये क्या करने लग जाएगा, कैंडिडियासिस यहाँ पे नुकसान पहुँचाने लग जाएगा। ओके, अब इसके अलावा न्यूमोनिया भी हो सकता है इम्यूनिटी कम होने की वजह से। डायरिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। डायरिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होती है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनकी क्या होने लग जाएगी, ओवर ग्रोथ होने लग जाएगी, यानी वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएंगे, ज़्यादा एक्शन करने लग जाएंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इम्यूनिटी कम है, और जैसे ही ये ओवर ग्रोथ करेंगे तो पर्सन में डायरिया की शिकायत रहेगी। नेक्स्ट वन यहाँ पे वेट लॉस होगा। जैसा मैंने आपको बताया, मेटाबॉलिज्म वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनको HIV वायरस क्या कर देता है, कम कर देता है, उनका लेवल कम कर देता है, जिस वजह से वेट लॉस की शिकायत होती है। साइन एंड सिम्टम्स की बात, कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लें तो HIV वाला जो पेशेंट होता है उसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस एराइज होने लग जाती है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत सप्रेस रहती है, वो बीमारियों से लड़ नहीं पाती है। ओके, तो यहाँ पे कुछ इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं HIV वाले पेशेंट में, लाइक न्यूमोनिया है, कैंडिडियासिस है जो ओरल थ्रश बताया, TB भी हो सकता है, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हो सकता है, टोक्सोप्लाज्मोसिस भी हो सकता है जो कि एक पैरासाइट इन्फेक्शन है। इसके अलावा
कैंसर भी देखने को मिल सकते हैं एचआईवी वाले पेशेंट में, लाइक लिम्फोमा। लिम्फोमा जो होता है ये लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है। इसके अलावा कापोसी सार्कोमाई कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। इस कंडीशन में पर्सन की स्किन में नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ अदर प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती है, लाइक वास्टिंग सिंड्रोम मींस वेट लॉस होगा। नेक्स्ट वन, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकती है, लाइक कन्फ्यूजन, फॉरगेटफुलनेस एंड डिप्रेशन। अब ये कंडीशंस क्यों डेवलप हो रही है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन क्यों डेवलप हो रही है, क्योंकि एचआईवी वायरस पर्सन के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है, जिस वजह से पर्सन में कन्फ्यूजन, मेमोरी लॉस लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लीवर डिजीज़ भी हो सकती है, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन की या वायरल जो हेपेटाइटिस होता है उसके इन्फेक्शन की वजह से। ओके, तो ये कुछ हो गए इसके कॉम्प्लिकेशंस लाइक जो डेवलप होते हैं एचआईवी एड्स होने के बाद। नेक्स्ट वन अब बात कर लेते हैं अपन इसके डायग्नोसिस की। तो यहाँ पे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, मेडिकल एंड फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, ये देखने के लिए क्या क्या साइंस अपीयर हो रहे हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो इसका मोस्ट प्रोमिनेंट टेस्ट आता है एचआईवी का वो है एलाइजा टेस्ट। इसके साथ साथ वेस्टर्न ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। एलाइजा टेस्ट के बारे बाद में वेस्टर्न ब्लड टेस्ट किया जाता है इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। बट आजकल क्या होता है कि सिर्फ एलाइजा टेस्ट ही करते हैं, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट कम करते हैं। तो एलाइजा टेस्ट क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि जो एचआईवी के एंटीजन या जो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ ब्लड में बन रखी है उनको डिटेक्ट करने के लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे डायग्नोसिस आता है वायरल लोड टेस्ट। अब वायरल लोड क्या होता है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो एचआईवी वायरस होता है इसकी कॉपीज़ होती है। कॉपीज़ का मतलब बोलते हैं ना हार्ड कॉपी, लाइक 10 कॉपी हो गई, 15 कॉपी हो गई। तो एक पर्सन के ब्लड में जो वायरस होता है एचआईवी वायरस, इसकी कॉपीज़ प्रेजेंट रहती है। और इसको कैसे मेजर करते हैं तो इसको मेजर करते हैं कॉपीज़ पर ml ब्लड के हिसाब से। कैसे मेजर करते हैं, कॉपीज़ पर मिलीलीटर ब्लड के हिसाब से। तो इसकी जो कॉपीज़ रहती है पर ml ब्लड में कितनी रहती है, 50 to 1 मिलियन। कितनी, 50 से लेकर 1 मिलियन तक कॉपीज़ जो है प्रेजेंट रह सकती है। 1 मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख। ओके, तो जितनी ज़्यादा कॉपीज़ प्रेजेंट रहेगी 1 ml ब्लड में उतना ज़्यादा वायरल लोड होगा, उतना ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस होंगे। और जितना कम कॉपीज़ रहेगी उतना इन्फेक्शन होने के चांस कम होंगे। ठीक है, 50 से नीचे अगर एचआईवी का जो वायरल लोड लेता है तो इसको अनडिटेक्टेबल बोलते हैं। अनडिटेक्टेबल का मतलब ये है कि बहुत कम मात्रा में है। ओके, तो वायरल लोड जो होता है एचआईवी वायरस का कितना होता है, 50 से लेकर 1 मिलियन तक। नेक्स्ट वन यहाँ पे CD4 टी सेल्स काउंट भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया नॉर्मल कितना होता है, 500 से लेकर 1600 क्यूबिक पर mm तक होता है। और अगर 200 से नीचे आ जाए तो अपन उसको क्या बोलते हैं, एड्स। ओके, अपन बात कर लेते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो एचआईवी एड्स का कोई भी क्योर प्रेजेंट नहीं है, बट एचआईवी इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोका जा सकता है, इसकी इन्फेक्टिविटी को कम किया जा सकता है। और इसके लिए पर्सन को ड्रग्स दी जाती है डिफरेंट टाइप्स की, जिनको बोलते हैं एंटी एचआईवी ड्रग्स, जिसमें फर्स्ट क्लास आती है ड्रग की नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। अब ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये ड्रग्स डायरेक्टली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये एंजाइम क्या करता है, एचआईवी के आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो अगर ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो एचआईवी आरएनए डीएनए में कन्वर्ट नहीं होगा और उसका रिप्लिकेशन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट वन क्लास आती है इसके बाद न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। अब ये ड्रग्स क्या करती है, ये न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोसाइड जो है एचआईवी वायरस के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। क्या होते हैं, एचआईवी वायरस के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये ड्रग्स इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से वायरस का रिप्लिकेशन नहीं हो पाता है। ओके,
इसमें 2 ड्रग्स आती है, एबेकेविर एंड ज़िडोब्यूटिन। नेक्स्ट वन इसमें ड्रग्स आती है प्रोटीएज इनिबिटर। प्रोटीएज इनिबिटर्स जो ड्रग्स होती हैं ये प्रोटीएज एंजाइम को ब्लॉक करने का काम करती है। अब ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम HIV वायरस की रिप्लिकेशन को, उसकी इन्फेक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। तो ये ड्रग्स क्या करती है, इस प्रोटीएज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से वायरस का रिप्लिकेशन नहीं हो पाता है। ओके, और लास्ट वन क्लास आती है ड्रग्स की, इसमें इंटीग्रेज इनिबिटर। इंटीग्रेज इनिबिटर क्या करती है, ये इंटीग्रेज एंजाइम को ब्लॉक करने का काम करती है। और ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम HIV DNA को CD4 सेल्स के DNA में एंटर कराने का काम करता है। क्या करता है, HIV DNA को CD4 सेल्स के DNA में एंटर कराने का काम करता है। ये ड्रग्स इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से ये DNA इसमें एंटर नहीं करेगा और रिप्लिकेशन नहीं होगा। ओके, तो ये 4 तरह की क्लास होती है ड्रग्स की जो HIV के अंदर हेल्पफुल होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन अब बात कर लेते हैं अपन इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे डायग्नोसिस क्या क्या बनते हैं। फर्स्ट वन डायग्नोसिस है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनिटी कम रहेगी, वीक रहेगी तो इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे। सेकंड वन यहाँ पे डायरिया की कंडीशन रहेगी। तीसरा डायग्नोसिस बनेगा एक्टिविटी इनटॉलरेंस रिलेटेड टू वीकनेस, फैटिग एंड माल न्यूट्रिशन। अगर पर्सन खाना नहीं खाएगा, भूखा रहेगा, वेट लॉस होगा तो एक्टिविटी भी नहीं कर पाएगा। ओके, फोर्थ डायग्नोसिस बनेगा यहाँ पे इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। क्यों एयरवे क्लियर नहीं रहेगा, ड्यू टू इंक्रीज ब्रोंकियल सीक्रीशंस। नेक्स्ट डायग्नोसिस यहाँ पे बनेगा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये कुछ डायग्नोसिस है जो HIV वायरस या HIV इन्फेक्शन के अंदर बनते हैं। अब इसके लिए क्या क्या इंटरवेंशंस या नर्सिंग केयर दे सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है कि जो भी केयर गिवर है या नर्सिंग स्टाफ है उसको क्या करना है, इन्फेक्शन के साइंस को मॉनिटर करते रहना है कि अगर कोई भी साइन अपियर होते हैं इन्फेक्शन के तो उनको मॉनिटर करना है। और लैब टेस्ट को भी का जो रिज़ल्ट आया है, लैब टेस्ट अगर कराया है तो उसके रिज़ल्ट को भी चेक करते रहना है। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस है वो पेशेंट को देनी है जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है, और कब देनी है, टाइम पे, जो सही वक्त है उस पर देनी है। नेक्स्ट वन और क्या इसमें इंटरवेंशन आएगी कि पेशेंट को जो डायरिया कंडीशन है तो डायरिया के अंदर जो स्टूल पास आउट करेगा पर्सन, उसकी फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी को चेक करते रहना है नर्स को। नेक्स्ट वन यहाँ पे पेशेंट को कफिंग के लिए और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए बोलना है। इससे क्या होगा कि पर्सन के जो भी सीक्रीशंस है उनको बाहर निकाला जा सकता है और सीक्रीशंस अंदर ज़्यादा नहीं बनेंगे। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे पेशेंट को जो है प्लानिंग करनी है। किसकी प्लानिंग करनी है, पेशेंट की हेल्प करनी है उसके रूटीन को बनाने में। कौन सा रूटीन, उसकी एक्टिविटीज़ के रूटीन को बनाने के लिए, ठीक है, ताकि उसको प्रॉपर रेस्ट मिल सके। नेक्स्ट वन यहाँ पे पेशेंट को NSAIDs और ओपियोइड्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्यों करेंगे, इन्फ्लामेशन एंड पेन को कम करने के लिए। नेक्स्ट वन यहाँ पे पेशेंट को ऐसा खाना देना है जिसको वो इजीली स्वालो कर सके, ओके, और इजीली उसका डाइजेशन हो सके। नेक्स्ट वन यहाँ पे पेशेंट को रफ़ स्पाइसी फूड नहीं देना है, स्टिकी खाना नहीं देना है। ऐसा खाना अगर देंगे तो उसको डाइजेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वन अब क्या करना है कि जब अगर पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाए, अगर पेशेंट की कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो गई है, उसको डिस्चार्ज मिल रहा है, तो क्या करना है, नर्स को पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को बताना है कि आपको कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है, सेफ्टी कैसे रखनी है और कैसे कैसे ट्रांसमिशन जो है इसका ट्रांसमिशन को आप रोक सकते हो। ओके, और लास्ट में पेशेंट को एडवाइस देनी है फॉलोअप केयर के लिए कि आपको टाइम टू टाइम वापस से चेकअप के लिए आते रहना है। तो ये बात होगा इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।